अचानक एक अजीब सी खौफनाक दहाड़ सुनाई दी, जिसके बीच कुछ गोलियां चलने की आवाजें भी मिली हुई थीं। सबके चेहरे का रंग उड्ड गया। लोग तुरंत दौड़ भागकर खिदधाकी के पास गए। विला के अहाते आंगन की दीवार के बाहर कुछ मॉन्स्टर्स, जिनका साइज पहले देखे गए म्यूटेंट चूहों, बदले हुए चूहों से भी एक साइज बद्धा था, और जिनके पूरे शरीर पर रियर की हड्डी जैसे नुकीले कांटे उगे हुए थे, इलेक्ट्रिक फेंस पर पागलों की तरह हमला कर रहे थे। बिजली के बाढ़ से नीली रोशनी तेजी से कौंध रही थी, जिससे वे मॉन्स्टर्स झुलसकर चीख रहे थे और उनके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। लेकिन वे मौत से बेखौफ होकर लगातार पागलों की तरह टकराए जा रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर सेना की वर्दी पहने और राइफलें थामे सैनिकों की एक टुकड़ी दूसरे कुछ मॉन्स्टर्स के साथ मुकाबला कर रही थी। लेकिन आम राइफल की गोलियां उन मॉन्स्टर्स के शरीर पर लगकर सिर्फ चिंगारियां छोड़ दे रही थीं। उनसे कोई खास नुकसान नहीं हो रहा था। मेरी आंखें थोड़ी सी कुद्दा गईं। आखिरकार सेना आ ही गई, लेकिन मेरा ध्यान इस पर नहीं था। मेरी नजरें मजबूती से उन बिजली के बाढ़ पर हमला करने वाले नुकीले कांटों से ढके मॉन्स्टर्स पर टिकी थीं। मेरी सांसें अचानक तेज हो गईं। मेरा 10 एब्सोल्यूट पॉइजन बॉडी भले ही शक्तिशाली था, लेकिन फिलहाल मैं केवल उन 10 प्रकार के कीटनाशकों की मूल विषाक्तता का ही उपयोग कर पा रहा था। हालांकि सिस्टम ने संकेत दिया था कि म्यूटेंट जीवों के कोर को निगलने से उच्च स्तर के कस्टम विष अनलॉक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा विष जो नर्वस सिस्टम को पंगु बना सके, और मेरे सामने मौजूद ये बख्तरबंद जीव मेरी नई क्षमताओं को अनलॉक करने की पहली सीढ़ी थी। विला के अंदर ही रहना, बाहर मत आना। मैंने अपने पीछे खड़ी तीनों लड़कियों से ये बात कही। मेरी आंखों में युद्ध का एक तीव्र जुनून सुलग उठा था। कल नहीं, मैं इसे अभी और इसी वक्त शुरू करूंगा। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई और मैं मुड़कर सीधे विला के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेन युआन, तुम क्या करने जा रहे हो? बाहर खतरा है, सू किंगशू ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा। मैं पीछे नहीं मुड़ा, बस अपना हाथ उठाकर लापरवाही से हवा में लहरा दिया। ये तो बस शुरुआत के मामूली कीड़े मकोड़े हैं। मेरे सामने विला का भारी भरकम दरवाजा धीरे धीरे खुला। रात का अंधेरा गहरा चुका था। हवा में गूंजती राक्षसों की दहाड़ें, बिजली की गड़गड़ाहट और दूर से आती बंदूकों की आवाजें आपस में मिलकर इस कयामत के वक्त का एक मौत का संगीत तैयार कर रही थी। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरा साया पल भर में उस खतरनाक रात के अंधेरे में समा गया। सू किंगशू भागकर दरवाजे तक आई और धीरे धीरे बंद होते दरवाजे को देखकर उसका चेहरा चिंता से भर गया। फिक्र मत करो, वह बिना सोचे समझे कदम उठाने वाला इंसान नहीं है। जिन यू ने उसके पास आकर अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। उसने गहरी निगाहों से बाहर देखते हुए आगे कहा, वह अगर ऐसा कर रहा है तो निश्चित ही उसके पास इसकी कोई वजह होगी। इस वक्त हम सिर्फ उस पर भरोसा ही कर सकते हैं। भले ही उसने ऐसा कहा, लेकिन चिन यू का दिल भी गहरे अचंभे से भरा हुआ था। इस बीच विला के अहाते की दीवारों के बाहर जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। कप्तान, ये काम नहीं कर रहा है। गोलियां इन कमबख्तों की चमड़ी को पार ही नहीं कर पा रही हैं। एक युवा सैनिक ने मैगजीन बदलते हुए वॉकी टॉकी पर घबराकर चिल्लाते हुए कहा। उसके हाथ पर एक इतना गहरा घाव था कि उसकी हड्डी दिखाई दे रही थी। डटे रहो, हर हाल में डटे रहो। हमें इस अमीर इलाके के हालात का पता लगाना ही होगा। मुख्यालय को जानकारी चाहिए। वॉकी टॉकी से एक गंभीर और मजबूत आवाज आई। वह युवा सैनिक अभी कुछ और कहना ही चाहता था कि एक बख्तरबंद जीव अचानक गोलीबारी के घेरे को तोड़कर आगे बढ़ाया। वह एक काली परछाई की तरह तेजी से उसकी तरफ झपटा। उसकी ठंडी चमक मारती नुकीली हड्डी सीधे सैनिक के गले की तरफ तनी हुई थी। संभलो, पास के एक साथी ने चौंक कर चिल्लाया। लेकिन अब बचाने का वक्त नहीं बचा था। युवा सैनिक की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके चेहरे पर घोर निराशा छा गई। वह सिर्फ 20 साल का था। वह मरना नहीं चाहता था। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर पास के अंधेरे से एक बेहद धीमी, न के बराबर आवाज आई। हवा में छलांग लगा चुका वह बख्तरबंद जीव हवा में ही अचानक अकड़ गया। इसके बाद वह कटी पतंग की तरह सीधे जमीन पर आ गिरा। वह 2 बार छटपटाया और फिर पूरी तरह शांत हो गया। वह युवा सैनिक दंग रह गया। उसके साथी भी हक्के बक्के रह गए। सबने देखा कि जहाँ वह राक्षस गिरा था, वहाँ से एक बहुत ही बारीक, न दिखने वाली हरे रंग की भाप धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी, और फिर देखते ही देखते वह उस लाल धुंध में गायब हो गई। अभी अभी वह क्या था पता नहीं। ऐसा लगा जैसे कोई चीज उड़कर निकल गई। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक और भी ज्यादा अजीबोगरीब नजारा सामने आया। बाकी के कुछ आर्मर्ड बीस्ट, बख्तरबंद जीव जो सैनिकों पर पागलों की तरह हमला कर रहे थे या बिजली के बाढ़ पावर ग्रिड से टकरा रहे थे, वे सब अचानक ऐसे रुक गए जैसे किसी ने पॉज का बटन दबा दिया हो। एक एक करके उनके शरीर अकड़ गए और फिर वे धड़ाधड़ जमीन पर गिर पड़े। उनके मुंह से काला खून निकला और पल भर में उनकी जान निकल गई। ये पूरा वास्ता 3 सेकंड से भी कम समय में हो गया। जो राक्षस अभी कुछ देर पहले तक उन्हें खून के आंसू रुला रहे थे और जिनकी वजह से सैनिक हताहत हो रहे थे, वे सब इतनी आसानी से मर चुके थे। सेना की इस छोटी टुकड़ी के सभी सैनिक सन्न रह गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरों पर घबराहट और हैरानी साफ लिखी थी। ये क्या माजरा है? जब वे असमंजस में थे, तभी मैं अंधेरे से बाहर आया। उन हैरान परेशान सैनिकों की तरफ बिना देखे मैं सीधा उन मरे हुए आर्मर्ड बीस्ट के शवों के पास गया। मैंने अपना पैर आगे बढ़ाया और उनमें से एक के पेट पर हल्के से रगड़ा। वह खाल जो लोहे जैसी सख्त थी
और जिस पर गोलियों का भी असर नहीं हो रहा था, कागज की तरह आसानी से फट गई। मैं नीचे झुका और उसके अंदर से एक लाल रंग का क्रिस्टल कोर निकाला। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। यही तो 10 परफेक्ट पॉइजन बॉडी का असली और पूरा रूप है। मैं न केवल दुश्मनों को मार सकता हूँ, बल्कि उनकी क्षमताओं को अपने खुद के जहर में भी बदल सकता हूँ। उदाहरण के लिए, इस जीन विनाशकारी विष के जरिए मैं एक ऐसा जहर तैयार कर सकता हूँ जो थोड़े समय के लिए मेरी अपनी त्वचा को भी बेहद सख्त बना दे। इसने मेरी डिफेंस की कमी को पूरी तरह दूर कर दिया। मैंने अपने दिल की खुशी को काबू में किया और क्रिस्टल इकट्ठा करना जारी रखा। वहाँ कुल 7 आर्मर्ड बीस्ट थे। मैंने 7 बार हार्डनिंग जीन खंड को अवशोषित किया और वह सैनिकों का समूह बस आंखें फाड़े मुझे देखता रहा। जैसे कोई पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर हो, वैसे ही मैं हर एक राक्षस के शव को चीर रहा था, उसमें से हिस्से निकाल रहा था और उन्हें अपने मुंह में। आखिरकार एक अधेड़ उम्र के सैन्य अधिकारी ने, जो उनका कमांडर लग रहा था, हिम्मत जुटाई और बेहद सावधानी से बात शुरू की। तुम कौन हो? मैंने आखिरी क्रिस्टल को चबाकर निगल लिया और फिर अपना सिर उठाकर उन पर एक सरसरी नजर डाली। राही हूँ, मैंने ठंडे स्वर में दोष लिए मुड़ गया। अरे दोस्त, कृपया रुकिए। कमांडर ने जल्दी से आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोका। कोई काम है? मेरी भौहें तन गईं। बात यह है, कमांडर ने अपने चेहरे पर जबरदस्ती एक दोस्ताना मुस्कान लाने की कोशिश की और अपने पीछे खड़े सैनिकों की तरफ इशारा किया। हम जांगचेंग गैरिसन की फाल्कन स्पेशल ऑप्स टीम से हैं। मेरा नाम लेयी है, मैं इस टीम का कप्तान हूँ। हमें चेंगक्सी में जीवित बचे लोगों की स्थिति की जांच करने का आदेश मिला है और फिर हम आपसे पूछना चाहते थे। लेयी ने अपना लहजा बेहद विनम्र रखा। आपने अभी इन राक्षसों को मारने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया? क्या यह किसी तरह का नया जहरीला गैस हथियार है? वह अच्छी तरह जानता था कि उसके सामने खड़ा यह युवक निश्चित रूप से एक शक्तिशाली अवेकनर इंसान था, और वह भी ऐसा जो उनकी कल्पना से भी परे शक्तिशाली था। अगर इसे सेना के खेमे में शामिल किया जा सके तो भविष्य में मानवता के जवाबी हमले के लिए इसका महत्व अकल्पनीय होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, जहां एक पल के लिए कौतूहल की चमक कौन थी। जानना चाहते हो? हाँ, यह हमारे लिए यह अध्ययन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इन राक्षसों से कैसे निपटा जाए। लेयी ने पूरी ईमानदारी से कहा। ठीक है, मैंने सिर हिलाया, लेकिन यह मेरा रहस्य है। मैं तुम्हें यह क्यों बताऊं? लेयी एक पल के लिए चौंका, फिर तुरंत मेरा मतलब समझ गया। सूचना का आदान प्रदान। उसने अपने दांत भींचे और भारी आवाज में कहा, जब तक आप हमें बताने के लिए तैयार हैं, आपको जो कुछ भी चाहिए, अगर वह हमारे बस में हुआ तो हम उसे जरूर पूरा करेंगे। मेरी नजर पहाड़ के नीचे फैले अंतहीन अंधेरे की ओर उठ गई। मुझे और ऊंचे स्तर के राक्षस चाहिए। सेकेंड टियर, द्वितीय श्रेणी या उससे भी मजबूत म्यूटेंट बीस्ट, परिवर्तित जीव कहाँ है? सेकेंड टियर। लेयी ने ठंडी सांस ली। उसके पीछे खड़े सैनिक भी दहशत से भर गए। फर्स्ट टियर के राक्षसों ने ही उन्हें बेबस कर दिया था और यह युवक आते ही सीधे सेकंड टियर के राक्षसों को ढूंढ रहा था। क्या वह पागल हो गया था? चांगचेंग स्पोर्ट्स सेंटर। लेयी ने गहरी सांस ली और एक जगह का नाम बताया। हमारी टोह के अनुसार वहां एक विशाल आकार की म्यूटेंट मकड़ी का कब्जा है, जिसके सेकंड टियर तक पहुंचने का संदेह है। हमारी भेजी गई एक पूरी जासूसी प्लाटून वहां मारी गई। स्पोर्ट्स सेंटर। मैंने सिर हिलाया और इस जगह का नाम याद रख लिया। अब क्या आप मुझे अपना रहस्य बता सकते हैं? लेयी ने घबराहट से पूछा। मैंने उसकी तरफ देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। मेरा रहस्य ये है। मैं रुका और सबकी उत्सुक नजरों के बीच धीरे से अपना मुंह खोला। हल्के हरे रंग की सांस की एक धार उसकी ओर से पास में मौजूद एक इंसान जितनी ऊंची सजावटी चट्टान की तरफ बह गई। सबकी डरी हुई नजरों के सामने वह सख्त पत्थर हरी सांस के संपर्क में आते ही ऐसे पिघलने लगा जैसे उस पर तेज एसिड छिड़का गया हो। बिना किसी आवाज के वह गलने लगा। लेयी और उसके साथी पूरी तरह सन्न रह गए। सबके मुंह खुले के खुले रह गए और आंखें बाहर आने को हो गईं। साफ दिखाई दिया? मैंने मुड़कर उनकी तरफ देखा। मैं ही जहरीली गैस हूँ। लेयी और उसके साथी अपनी जगह पर जड़ हो गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जो कभी इंसान जितना ऊंचा एक सख्त पत्थर था, इस युवक की सिर्फ एक फूंक से कुछ ही सेकंड में पिघले हुए मलबे में बदल गया था। मेरी वह हल्की सी कही गई बात इस वक्त एक भारी हथौड़े की तरह हर सैनिक के दिल पर जोर से लगी। तो वह किसी जहरीली गैस वाले हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वह खुद ही जहरीली गैस का सबसे भयानक स्रोत था। लेयी का गला सूखा। उसने मुश्किल से अपना थूक निगला। उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पूरी तरह से ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। वह अभी कुछ देर पहले इस आदमी को अपने साथ मिलाने की सोच रहा था। क्या मजाक है? क्या ऐसी हस्ती को वे अपने साथ मिला सकते थे? उसने मेरी तरफ देखकर एक बेहद औपचारिक सैन्य सैल्यूट किया। आपके जवाब के लिए धन्यवाद। मैंने उन डरे हुए सैनिकों पर दोबारा ध्यान नहीं दिया। मेरा मकसद पूरा हो चुका था। पहला, मुझे स्पोर्ट्स सेंटर की जानकारी मिल गई थी, और दूसरा, मैंने अपनी पूर्ण ताकत से इस बल को पूरी तरह डराकर दबा दिया था। जैसे जैसे समय बीतेगा, अधिकारी निश्चित रूप से अपनी ताकत इकट्ठा करेंगे और बचे हुए लोगों का एक बेस बनाएंगे। उनसे आज नहीं तो कल वास्ता पड़ना ही है। अभी उन्हें पहले से ही यह एहसास करा देना कि मुझसे उलझना सही नहीं है। भविष्य की कई बेवजह की परेशानियों को कम कर सकता है। मैं मुड़ा और फिर से उस अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जो रात के अंधेरे में बेहद भारी लग रहा था। उस विला का मुख्य दरवाजा। कप्तान, हम, युवा सैनिक ने
ने मेरी पीठ को देखते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। चुप रहो, लई ने दबी आवाज में डांटते हुए कहा। आज जो कुछ भी देखा है, जो कुछ भी सुना है, सब कुछ अपने पेट में ही दफन रखना, भूल जाना। मेरी इजाजत के बिना एक शब्द भी बाहर नहीं आना चाहिए। सभी सैनिकों ने तुरंत सीधे खड़े होकर एक साथ जवाब दिया, जी जनाब। विला के अंदर लिविंग रूम की लाइटें पूरी तरह से जल रही थीं, लेकिन वहां का माहौल इतना भारी था कि दम घुटने लगा था। सू किंगक्स्यू, किंग युए और शाओलैन, तीनों महिलाएं उस बड़ी कांच की खिड़की के सामने खड़ी थीं और घबराहट में बाहर की तरफ देख रही थीं। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, बाहर कोई हलचल क्यों नहीं हो रही है? शाओलैन ने अपने कपड़ों के कोने को कसकर पकड़ रखा था। उसके छोटे से चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अभी कुछ देर पहले बाहर गोलियों की आवाजें और राक्षसों की दहाड़ सुनाई दे रही थी, लेकिन अचानक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। यह सन्नाटा और भी ज्यादा डराने वाला था। क्या उन राक्षसों ने बिजली के तारों के बाड़े को तो नहीं तोड़ दिया? सू किंगक्स्यू का चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया था। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि अगर लिन युआन को कुछ हो गया तो क्या होगा। लड़ाई अचानक क्यों रुक गई? उन सैनिकों और लिन युआन का क्या हुआ? जब उन तीनों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, तभी कटाक की आवाज आई। विला के मुख्य दरवाजे से एक हल्की आवाज सुनाई दी। तीनों महिलाओं की सांसें गले में अटक गईं। उन्होंने तुरंत अपना सिर घुमाकर देखा। वह भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक जानी पहचानी परछाई बिना किसी जल्दबाजी के बाहर से अंदर आई। वह लिन युआन था। वह वापस आ गया था। सू किंगक्स्यू लगभग तुरंत ही उसकी तरफ भागी। वह मेरे सामने आई और मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। ये देखकर कि मैं बिल्कुल सुरक्षित और ठीक ठाक हूँ, उसके दिल का भारी बोझ आखिरकार उतर गया। तुम ठीक तो हो ना? बाहर के राक्षसों का क्या हुआ? उसने बेताबी से पूछा। खत्म कर दिया। मैंने शांति से ये 3 शब्द कहे और अपनी चप्पलें बदलकर सीधे लिविंग रूम के सोफे की तरफ बढ़ गया।